वालेकुम। अच्छा यार, उस दिन हमने जो कोस्ट बिहेवियर स्टार्ट किया था उसमें हमने देखा था कि कोस्ट की बिहेवियर की बेस पे कितनी कोस्ट हैं, टाइप्स हैं। एक हमने पढ़ी थी फिक्स कोस्ट। फिक्स कोस्ट को उस दिन हमने डिटेल में पढ़ लिया था। दूसरी मैंने कहा था होती है वेरिएबल कोस्ट। उसके बाद भी दो थी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा फिक्स कोस्ट तो हो गया, अब हम देखते हैं वेरिएबल कोस्ट क्या है। तो चलते हैं जनाब वेरिएबल कोस्ट की तरफ। अच्छा जी, वेरिएबल कोस्ट, एक मिनट बस जी। अच्छा, उस दिन हमने क्या डिस्कस किया था? फिक्स कॉस्ट क्या थी? फिक्स कॉस्ट में हमने डिस्कस किया था कि कॉस्ट चेंज होनी ही नहीं है, चाहे एक्टिविटी यानी यूनिट्स 0 बने, चाहे 100 बने, चाहे 1000 बने। फिक्स कॉस्ट की नेचर क्या रहती है? हमेशा फिक्स, कांस्टेंट। आप 0 यूनिट्स बनाओ, आप 100 बनाओ या आप 1000 बनाओ फैक्ट्री में, वो कॉस्ट हमेशा क्या आनी है? सेम। अगर वो कॉस्ट 5000 आ रही है ना इस वक्त, तो वो 1000 पे भी और वो 100 पे भी क्या आनी है? 5000। जस्ट लाइक हमने एग्जांपल में सबसे मशहूर एग्जांपल पढ़ी थी फैक्ट्री रेंट। आप बनाओ ना बनाओ, मालिक जो होगा फैक्ट्री का, उसको कोई टेंशन नहीं है कि आप बना रहे हो या नहीं बना रहे, लेकिन आपकी कॉस्ट उसने जो आपसे पैसे लेने वो इतने, और आपके लिए वो कॉस्ट है ना ऑब्वियसली 5000 जो हर महीने जा रही है वो कॉस्ट है। ये फैक्ट्री रेंट जो है इसकी नेचर क्या होती है? फिक्स होती है, हमेशा सेम रहती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एक किस्म का उसका एग्जाम्पल वो है, रिवर्स है। इसकी डेफिनेशन है कॉस्ट दैट डायरेक्टली चेंजेस with the change in एक्टिविटी लेवल। अच्छा, मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि एक्टिविटी लेवल को हमने ज़्यादातर यूनिट्स कंसीडर करते हैं ना। यूनिट्स आप जिस तरह यूनिट्स ज़्यादा करोगे, जिस तरह यूनिट्स इंक्रीज करोगे, वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। और डायरेक्टली का मतलब यहाँ पे ये है कि जितने परसेंटेज से करोगे। लाइक अगर आपने 50% से यूनिट्स को इंक्रीज किया तो वेरिएबल कॉस्ट भी 50% से ही बढ़ेगी। अच्छा, ये बड़ी मजे की एक बात है, एग्जाम में एक सवाल आता है, कॉस्ट दैट चेंजेस विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल इज वेरिएबल कॉस्ट। ये इतना स्पेसिफिक आंसर नहीं है, ये डायरेक्टली जो वर्ड है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने इसलिए पहले बोला कि डायरेक्टली क्यों, क्योंकि कभी कभार आ जाता है इस तरह कॉस्ट दैट चेंजेस विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल, बच्चे ये लगाते हैं। उसके अगली ऑप्शन होती है कॉस्ट दैट डायरेक्टली चेंजेस विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल। उसका क्या कहते हैं, वो आंसर ठीक होता है। अब डिस्कस करते हैं। ये तो होगी डेफिनेशन की कॉस्ट जैसे चेंज होनी है। अब हम इस जैसे हमने फिक्स कॉस्ट को डिस्कस किया था थोड़ा बहुत करके, इसको भी डिस्कस करते हैं उस लिहाज से। एक मिनट। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट को जिस तरह हमने वो डिस्कस किया था। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि यार एक यूनिट पर ना 2 kg लगना है मटेरियल। जैसे 2 kg लगेगा, फॉर एग्जाम्पल वुड का 2 kg लगेगा एक टेबल बनाने के लिए। मतलब एक टेबल बनाने के लिए वुड 2 किलो चाहिए, मतलब 2 kg पर टेबल। और एक टेबल आती है, एक kg आता है
30 रुपीज़ का। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट मतलब एक टेबल पे आने वाली जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी हुई, 60 रुपीज़ या $60 पर यूनिट, यानी ये टेबल। ठीक है, अब यहाँ मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आप लोग 2 kg बनाए, एक टेबल बनाई, कितने की लगी कॉस्ट, 60। अगर हम यहाँ पे 2 टेबल्स बनाए 120 हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे 3 टेबल बनाए 180 हो जाएगी। इस तरह ये इंक्रीज करती जाएगी। जिस तरह एक्टिविटी लेवल, जिस तरह यूनिट्स बढ़ेंगे उस तरह ये कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। एक टेबल के थ्रू करते हैं ताकि एग्जांपल भी समझ आए। टेबल में बनाता हूँ, यहाँ हम लिख लेते हैं एक्टिविटी लेवल। अगर किसी ने वो पिछला लेक्चर लिया तो उसको ज़्यादा ये इजी लगेगा टेबल, क्योंकि वहाँ मैंने टेबल बनाना पहली दफ़ा बनाया था तो वहाँ ज़्यादा डिटेल में बात की थी। टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट, ये 3 होते हैं हमारे पास टेबल के कॉलम्स। ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हमेशा क्या करती है, चेंज करती है एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से। तो इसकी सबसे मशहूर एग्जांपल है मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल। आप जितने यूनिट्स जितने बनाओगे उतना ज़्यादा डायरेक्ट मटेरियल लगेगा और डायरेक्टली चेंज होगा। मतलब कि अगर 2 टेबल्स बनाई हैं और एक टेबल पे 60 की वुड लगती है तो 120, और अगर आप 3 टेबल्स बना रहे हो उस पर भी पर टेबल 60 की कॉस्ट आ रही है तो कितने, 180। अब इसके दरमियान जो परसेंटेज चेंज है, मतलब 2 से 3 का जो डिफरेंस है, इसका अगर आप डिफरेंस लेने का तरीका अगर मैं आपको सिखाऊं तो अभी डिफरेंस लेने का तरीका ना सीखे, मैं आपको बाद में बताता हूँ। डिफरेंस वैसे इसका है 50% इंक्रीज हुआ है 2 से 3 में। अगर हम यहाँ डिफरेंस देखें तो ये भी 50% इंक्रीज हुआ है, मतलब परसेंटेज सेम रहती है। ठीक है, अब मकसद क्या है ये बताने का कि डायरेक्ट मटेरियल वो कॉस्ट है जो वेरिएबल नेचर की है। अब हम देखते हैं कि यार जिस तरह यूनिट्स बनते हैं, जिस तरह एक्टिविटी लेवल चेंज होती है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट का टोटल कॉस्ट, मतलब वेरिएबल में टोटल कॉस्ट और वेरिएबल में ही कॉस्ट पर यूनिट पे क्या इफेक्ट जाता है। अगर हम बात करें 0 यूनिट्स बने, फर्ज करो कितने यूनिट्स बने, 0। टोटल कॉस्ट अगर हम कहते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू कि जो टोटल कॉस्ट आनी है उसका तरीका ये होना है कि 2, अगर एक टेबल पे फर्ज करो 20 रुपीज़ लग रहे हैं तो जितनी भी एक्टिविटी लेवल होगी उसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे कितने हैं, फर्ज करो $20 पर यूनिट लगती है कॉस्ट, मल्टीप्लाई कितने यूनिट्स बने इस बार, 0। तो इसका आंसर क्या आ गया, सीधा 0, और 0 डिवाइडेड बाय 0, ये मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं आता। ठीक है, अच्छा हमने क्या किया, हमने एक महीने में ना 100 यूनिट्स बना लिए, 100 यूनिट्स बना लिए। एक यूनिट में कितने की कॉस्ट आती है, 20 पर यूनिट। मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 यूनिट से, कितनी कॉस्ट आ गई, $2000। ठीक हो गया। मैंने अगली बार मैंने अन्नी बचाई, मैंने ना 500 यूनिट्स बना लिए। इस बार क्या होगा, 20 मल्टीप्लाई 500 यूनिट्स, ये कितने आ जाएंगे, 10,000। ठीक हो गया। उससे अगली बार मैंने क्या किया, 1000 यूनिट्स बना लिए। एक यूनिट में कितनी कॉस्ट आनी है, 20 इंटू 500, सॉरी 1000, तो ये क्या आ जाएगा, 20,000। अच्छा, ये तो हो गया इसका क्या कहते हैं जो आपस में रिलेशन टोटल कॉस्ट के साथ। जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं, 0 से 100 पे गया है, ये भी 0 से 2000 पे चला गया। ये 100 से जैसे 5000 पे गया, ये भी बढ़ गया, कहाँ तक पहुँच गया, 10,000। ये 500 से
1000 तक गया तो ये 10,000 से 20,000 तक पहुंच गया। लेकिन अभी हमने ये नहीं देखा कि कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगी। कॉस्ट पर यूनिट अगर हम देखें तो निकालने का तरीका होता है कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कर दो। 2000 डिवाइडेड बाय 100 इज 20, 10,000 डिवाइडेड बाय 500 20, 20,000 डिवाइडेड बाय 1000 इज 20। यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ना, वेरिएबल कॉस्ट, उसमें टोटल जो है ना वो चेंज करता है, मतलब एक्टिविटी लेवल के साथ एज एक्टिविटी चेंजेस, ठीक है। लेकिन वेरिएबल में जो कॉस्ट पर यूनिट है ना, इट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक हो गया। यहाँ से हमें पता चला ये हमेशा सेम रहेगा। वेरिएबल में जो कॉस्ट पर यूनिट आती है वो हमेशा सेम रहती है वेरिएबल की, और जो टोटल कॉस्ट होती है वो यूनिट्स पर डिपेंड करती है। यूनिट्स ज़्यादा कॉस्ट ज़्यादा, यूनिट्स कम कॉस्ट कम। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये तो नॉर्मल सी बात है, मतलब फिक्स कॉस्ट तो चलो मैंने बताया कि वो ऐसी कॉस्ट जो सेम रहेगी। वो बच्चों ने कहा होगा ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो इतनी यूनिट्स बनने या ना बने वो आएगी, वो मैंने कहा हाँ फैक्ट्री रेंट होती है। वेरिएबल कॉस्ट तो यार सीधी सीधी बात है, ये तो दिमाग में भी पहले सबसे पहले ही आ जाती है। अगर मैं एग्जाम्पल ना भी बोलता, आप लोगों को पता होना चाहिए था कि यार यूनिट ज़्यादा बनेंगे तो वो कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो ये इसका मतलब यही हुआ ना कि कोई ऐसी जिस तरह से यूनिट्स बढ़ रहे हैं हर यूनिट पे वो कॉस्ट आ रही है। तो मैंने यही ऊपर बोला, मतलब रिवाइज करवा रहा हूँ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में मैंने बोला कि जब टोटल कॉस्ट होती है ना, टोटल कॉस्ट होती है, एक होती है कॉस्ट पर यूनिट। टोटल कॉस्ट जो है ना वो चेंज करती है, वेरी करती है, तभी वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। वेरी करती है, और वेरी किस तरह करती है, डायरेक्टली, मतलब परसेंटेज सेम होती है। वो भी ऊपर अभी जाके दिखाता हूँ। अच्छा, टोटल कॉस्ट मैंने क्या निकाली, टोटल कॉस्ट मैंने जो भी निकाली अमाउंट, ठीक है, अगर वो इंक्रीज कर रही है, ये ऊपर से नीचे मतलब हर एक्टिविटी लेवल पे इंक्रीज कर रही है, मतलब 0 से जब 100 पे गया तो इंक्रीज की, उसके बाद मैंने 100 से 1000 पे भेजा और ज़्यादा इंक्रीज की। तो वेरिएबल की नेचर ये होती है कि वो टोटल में डायरेक्टली चेंज होती है, किसके साथ, यूनिट्स के साथ। और कॉस्ट पर यूनिट जो मर्जी हो, इसने क्या रहना है, कांस्टेंट। बात रही डायरेक्टली चेंजेस वाली, मैंने आपको बोला था डायरेक्टली चेंजेस विद द चेंज इन एक्टिविटी। तो डायरेक्टली में मैंने आपको कहा था परसेंटेज सेम होगी दोनों की। अभी देख लेते हैं परसेंटेज। परसेंटेज निकालने का तरीका, परसेंटेज चेंज निकालने का तरीका होता है न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू इनटू 100। जैसे न्यू वैल्यू हमारे पास क्या है 5, हमने इन दोनों में परसेंटेज निकालनी है। इन दोनों का डिफरेंस कैसे आएगा परसेंटेज में, इसका फॉर्मूला होता है 500 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 इनटू परसेंटेज की 100। मैंने क्या किया, ये मैंने ली न्यू वैल्यू, मतलब जो बाद में आई, माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू ये है ना, इनटू 100। तो ये मैंने देखा इसका आंसर आ गया 40%। हमने यहाँ से देखा कि ये कितने से इंक्रीज हुआ, मतलब इनका डिफरेंस क्या है, कितने परसेंटेज। तो हमने इनको भी ऐसे किया 10,000 मतलब न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू इनटू 100, ये भी 40%। मतलब चेंजेस जो आनी है ना यूनिट्स और कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट के टोटल में, वो हमेशा सेम आनी है। मैं आपको ये फॉर्मूला भी लिख के देता हूँ, ये फॉर्मूला भी आप नोट कर लीजिए कि परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं। अगर कोई बोले परसेंटेज चेंज मतलब दो वैल्यूज हैं, उनमें परसेंटेज चेंज क्या निकालिए, अब देखनी है वैल्यू बाद वाली कौन सी है, मतलब न्यू कौन सी है, न्यू वैल्यू, उसमें से ना ओल्ड वैल्यू माइनस कर देनी है, और उसी ओल्ड पे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई कर देना है। परसेंटेज से निकालना है ना, इसको से 100 से क्या कहते हैं, वो क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कुछ फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज निकालने का। हम आए वापस वेरिएबल कॉस्ट की तरफ। तो वेरिएबल कॉस्ट में हमने जो बातें सीखी, सबसे पहली मैं पॉइंट्स लिखता हूँ, पॉइंट्स आपने अगर कहीं नोट करने हो जरूर नोट कीजिए। बाकी अगर पढ़नी है वो तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह पढ़ते हैं। पॉइंट ये पढ़ा कि वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस इन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एंड रिमेन कांस्टेंट इन कॉस्ट
कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है वेरिएबल के लिहाज से। अच्छा, अब मैंने आपको फिक्स में जिस तरह ग्राफ पढ़ाए थे, तो यहाँ पे भी हम ग्राफ देखते हैं कि किस तरह बनेंगे। पहले हम देखते हैं टोटल कॉस्ट का ग्राफ। ये हमारे पास है टोटल कॉस्ट का ग्राफ। टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट में डिफरेंस होता है ना। टोटल कॉस्ट के ग्राफ में अगर हम देखें, हमने कहा पहले हमारे पास, मैं ऊपर से वैल्यूज नहीं उठा रहा, मैं वैसे अपने से आपको समझा रहा हूँ। ग्राफ की समझ नहीं कि ग्राफ बनता किस तरह। जीरो यहाँ पे तो जीरो होगा ना, यहाँ पे फर्ज करो 100, 200, 300, 400 एंड 500। ये नीचे में यूनिट्स आते हैं, मैंने पहले आपको बताई थी पहली वीडियो में। और इधर जो है ना टोटल कॉस्ट वगैरह दी हुई है, लाइक इट मे बी 10,000, 2,000, 3,000, 4,000 और मे बी 5,000। ठीक है, अब अगर हम देखें कि क्या कहते हैं, कि वेरिएबल कॉस्ट क्या है। उससे पहले पार्ट में हमने देखा था, मतलब कि फिक्स कॉस्ट देखी, वेरिएबल कॉस्ट देखी। वेरिएबल कॉस्ट के ना ग्राफ में डिस्कस करने लगा था, तो वो गलती से वीडियो वगैरह कैंसिल हो गई थी मुझसे। वो डिस्कस करते हैं। ग्राफ का सीन ये है, देखो यार, वेरिएबल कॉस्ट में हमने क्या पढ़ा कि जो वेरिएबल कॉस्ट जो है ना, वो टोटल में ना जिस तरह यूनिट्स बढ़ते हैं उस तरह टोटल कॉस्ट भी बढ़ने लग जाती है। लेकिन कॉस्ट पर यूनिट, चाहे यूनिट्स बढ़े चाहे कम हो, कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है। ठीक है, ये मैंने ना वैसे पहले का बना के रख लिया है कि ताकि ना इजीली सॉल्व हो सके। फर्ज करो यहाँ यूनिट्स थे 0 से 100 तक गए, पे 200, 300, 400 एंड 500 ये यूनिट्स थे। इस साइड पर टोटल कॉस्ट मैंने लिख ली। ठीक है, जिस तरह अगर 0 यूनिट्स बने तो कॉस्ट क्या है, 0। फर्ज करो कॉस्ट पर यूनिट है 10, 100 यूनिट्स बनेंगे, कितनी कॉस्ट आएगी, 1000। 200 बनेंगे, कितनी आएगी, 2000। 300 बनेंगे, 3000। 400 बनेंगे, 4000। 500 बनेंगे, 5000। अगर हम देखें ना, तो जो कॉस्ट पर जो टोटल कॉस्ट बनता है ना वेरिएबल का, वो बिल्कुल इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो अगर कहीं आपको एग्जाम में इस तरह का ग्राफ आए, ये इस तरह का, कि इस तरह बनाओ कि एक्स वाई, ये इस टाइप का कोई ग्राफ आए, तो इसका मतलब ये कौन सा ग्राफ है, ये वेरिएबल कॉस्ट का टोटल का ग्राफ है, वेरिएबल टोटल कॉस्ट का ग्राफ है। ठीक है, अच्छा, हमने साथ ही डिस्कस किया कॉस्ट पर यूनिट को। कॉस्ट पर यूनिट मैंने कहा जो मर्जी हो जाए, कॉस्ट पर यूनिट हमेशा सेम रहनी है। क्योंकि देखो, मैंने आपको यहाँ बोला है ना कि 10 रुपये लगने। अब 1000 रुपये कितने यूनिट्स पे लगे, 100 पे। 2000 कितने पे लगे, 100 पे। और 200 पे। 3000 कितने पे लगे, 300 पे। सबकी कॉस्ट पर यूनिट अगर हम निकालें, सबकी की आ रही है 10, 10, 10। तो चाहे 0 बने, चाहे 0 यूनिट्स बने, चाहे 100 बने, 200 बने, 300 बने, 400 बने, 500 बने, कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगी, हमेशा 10। अगर हम देखें इस तरह की कुछ लाइन 10 अगर यहाँ पे आता है, तो इस तरह की स्ट्रेट सी लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो अगर कहीं पे इस तरह का ग्राफ है स्ट्रेट लाइन का, तो ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट का कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं छोटी सी, कि फर्ज करो पेपर में सवाल आया कि बताओ
ये किसका ग्राफ है? एक स्ट्रेट लाइन दी हो इस तरह की, बताओ ये किसका ग्राफ है? नीचे ऑप्शंस दिए हो, सेमी वेरिएबल का और स्टेप फिक्स का, ये दो तो है ही नहीं, बल्कि मैं इस तरह नहीं लिखता, जो पढ़ लिया उस लिहाज से लिखते हैं ना। फिक्स कॉस्ट का टोटल का ग्राफ है, फिक्स्ड का कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ है, वेरिएबल का टोटल का ग्राफ है और वेरिएबल का कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है? तो अभी हमने पढ़ा कि ये जो स्ट्रेट लाइन होगी, अगर इस तरह का सीधा सीधा सवाल है, ठीक है, तो कि ये किसका किसका ग्राफ है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। लेकिन आप लोग कुछ भूल रहे हैं, हमने जब फिक्स का टोटल का ग्राफ पढ़ा था, याद करो, तो हमने वहां पे भी कहा था कि फिक्स की टोटल कॉस्ट जिस तरह यूनिट बढ़ते हैं कोई इंक्रीज नहीं करती, बिल्कुल सेम रहती है। तो ये ग्राफ फिक्स का टोटल का भी है और वेरिएबल का कॉस्ट पर यूनिट का भी है। मतलब कि ग्राफ की शेप इस तरह, ग्राफ की लाइनिंग जो ग्राफ में आना है वो इस तरह, वैल्यू चेंज हो सकती है, ग्राफ इस तरह बनेगा। ग्राफ बनने का तरीका ये, तो ये भी है। तो कभी भी वो ये दो एक ही जगह नहीं लिखेगा, या ये लिखा होगा या ये लिखा होगा। तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट का टोटल का ग्राफ वेरिएबल कॉस्ट के कॉस्ट पर यूनिट के ग्राफ के इक्वल, मतलब सेम है, वो दोनों ग्राफ सेम होते हैं। ये बात याद रखना है, बस ये पॉइंट बताना था, इस वजह से मैंने ये अलग से डिस्कस किया। अगर हम डिस्कस करें इनकी ना एग्जांपल्स वेरिएबल कॉस्ट की, जैसे मैंने फिक्स कॉस्ट की कराई थी, इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट की एग्जांपल डिस्कस करें। सबसे पहले की एग्जांपल है डायरेक्ट मटेरियल। देखो मैंने बनाने हैं यूनिट्स 100, एक पे जो डायरेक्ट मटेरियल लगता है वो लगता है 2 रुपीज का। तो कितनी कॉस्ट आएगी डायरेक्ट मटेरियल की? 200। मैंने बनाना 200। कॉस्ट जितना जितना यूनिट्स बढ़े बढ़ती जा रही है, सॉरी ये आ जाएगा 400। इसी तरह अगर मैं ज्यादा करता जाऊंगा कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। तो डायरेक्ट मटेरियल क्या हुआ? वेरिएबल। वेजेस, वेजेस पता क्या होती है? वेजेस होती है, हम कहते हैं ना रोज की दिहाड़ी दे दो। तो अगर एक बंदा घंटे के लिए पैसे देता है, ठीक है, एक लेबर को घंटे के लिए, अगर वो 4 आवर्स काम करता है तो उसे मिलते हैं 800 रुपीज, यानी 200 रुपीज एक घंटे का। अगर वो 5 आवर्स काम करता है तो 1000। जिस तरह ये एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, जरूरी नहीं एक्टिविटी यूनिट्स ही आवर्स भी हो सकते हैं, वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ती जा रही है। अच्छा, उसके बाद मैंने एग्जांपल लिखी डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, मैंने आपको कॉस्ट क्लासिफिकेशन के शुरू में बताया था, डायरेक्ट एक्सपेंस जैसे स्पेशल टूल्स, वहां मैंने बताया था। अब टूल्स जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करनी है उतने ज्यादा टूल्स लेने पड़ेंगे। तो जितने ज्यादा यूनिट्स बनाने उतने ज्यादा टूल्स हैं। फर्स्ट करो एक टूल से आप 50 यूनिट्स बना सकते हो। अगर आपने 50 बनाने तो आपको एक टूल का पैसे लगाने पड़ेंगे। अगर आपने 100 बनाने आपको 2 लेने पड़ेंगे, 150 बनाने 3 लेने पड़ेंगे। तो ये भी डिपेंड करता है। ये भी सेल्स कमीशन, सेल्स कमीशन क्या होती है कि आप अपने मैनेजर को कहते हो कि अगर यूनिट 100 बने तो आपको कमीशन मिलेगी 10 रुपीज, अगर 200 मिले तो 20 रुपीज। मतलब आप एक ये परसेंटेज लगाए तो 10% आपका होगा। अगर आप 300 रुपीज की सेल्स करोगे 30 रुपीज। तो जिस तरह एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो सेल्स कमीशन क्या हुई? ये भी वेरिएबल कॉस्ट हुई। यहाँ फैक्ट्री रेंट नहीं आ सकता क्योंकि फैक्ट्री रेंट ने सेम रहना है, ठीक है। फ्यूल, फ्यूल के आगे मैं लिखे जितने ज्यादा किलोमीटर चलेंगे उतने ज्यादा फ्यूल ज्यादा लगेगा, उतने ज्यादा पैसे लगेंगे। किलोमीटर गाड़ी चल रही है, ये भी एक एक्टिविटी है, ठीक है। तो जितने कम किलोमीटर चलेगी गाड़ी उतने कम फ्यूल लगेगा, तो ये भी वेरिएबल कॉस्ट है। तो यहाँ पे हमें वेरिएबल कॉस्ट का कुछ क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट पता चल गया। तो वेरिएबल कॉस्ट के बारे में अगर हम ओवरव्यू देखें, ओवरव्यू ये है कि टोटल में वेरिएबल कॉस्ट डिफरेंट होती है जैसे ये, लेकिन क्या होती है डायरेक्टली चेंजेस होती है, मैंने एक डेफिनेशन में बताया था। और कॉस्ट पर यूनिट में ये सेम होती है। ये हो गया हमारा वेरिएबल कॉस्ट। इसके बाद ना अगली ये कॉस्ट है, उसका नाम है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है देखते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट कुछ कॉस्ट होती है, देखो मैंने आपको फिक्स कॉस्ट में बताया कि उसकी नेचर क्या है कि टोटल में सेम रहनी है और पर यूनिट में डिफरेंट। वेरिएबल में मैंने बताया
ये डिफरेंट, ये सेम। कुछ ऐसी कॉस्ट होती हैं कि यार जिसमें ना दोनों के कंपोनेंट होते हैं, मतलब कॉस्ट अगर देखी जाए वो कहता है यार ये कॉस्ट है, बंदा कहेगा यार इसमें कौन सा एलिमेंट है, जब देखा जाएगा तो पता चलेगा फिक्स का एलिमेंट भी है और वेरिएबल का भी। ऐसी कॉस्ट जिसमें फिक्स का एलिमेंट भी हो और वेरिएबल का एलिमेंट भी हो उसे बोलते हैं सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स, या इसका एक और नाम है मिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, ज्यादातर सेमी वेरिएबल इस्तेमाल होता है लेकिन तीनों नाम पता होने चाहिए। ठीक है, जिस तरह ये मैंने नीचे की बड़ी मशहूर एग्जांपल लिखी है टेलीफोन बिल्स। कभी अगर आपने टेलीफोन बिल्स देखा हो ना, तो जब बिल आप देखो ना तो उसमें ना लिखा होता है 500 या 200 लाइन रेंट, मतलब उसे बोलते हैं सर्विस चार्जेस। सर्विस चार्जेस उनके हमेशा हर महीने सेम रहते हैं, प्लस जितनी ज्यादा कॉल्स उतनी ज्यादा पैसे। फर्ज करो 5 रुपए की एक कॉल है, मतलब फर्ज करो एक हमें सवाल करने के लिए एक बंदा 10 कॉल करता है, उसको 50 रुपए बिल आएगा, साथ 500 तो आना ही है। एक बंदा 20 कॉल करता है, उसको 100 आएगा। अब देखो इसके अंदर जो लाइन रेंट वाला एलिमेंट है वो क्या है, फिक्स रहना है, तो ये फिक्स कॉस्ट है। लेकिन जो ऊपर ये 5 पर कॉल है, कि देखो जितना कॉल्स बढ़ी है उतना कॉस्ट बढ़ी, तो ये कौन सा एलिमेंट है, ये वेरिएबल का एलिमेंट है। अब फिक्स और वेरिएबल का एलिमेंट मिलेगा तो क्या कहलाएगा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एक देखते हैं एग्जांपल से, जिस तरह यही टेलीफोन की एग्जांपल लो, हमने यही टेलीफोन की एग्जांपल ही मैंने साथ ये यहाँ करते हैं। एक्टिविटी लेते हैं, टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट तीनों में देखते हैं। फर्ज करो मैंने ना एक महीने ना कोई कॉल नहीं की, ये ना एक्टिविटी यहाँ पे क्या है, कॉल्स हैं, यूनिट्स नहीं है, कोई कॉल नहीं की, जीरो एक्टिविटी। ठीक है, मुझे कौन बिल कितना आएगा, मुझे जो है बिल आएगा वो 500 तो सर्विस चार्जेस आएगा, प्लस एक कॉल है 5 रुपए की, मल्टीप्लाई करूंगा कितनी कॉल्स की, 0, कितने रुपए बिल आया, 500। 500 बिल आना ही आना है, मतलब ये फिक्स एलिमेंट। मैंने अपनी ना कॉल्स एक बार मैंने कॉल की 10, 500 आना ही आना है, प्लस 5 रुपए की एक कॉल है ना, 5 इंटू 10, ये आ गया 550। मैंने कॉल की 20, 500 आना ही आना है, प्लस 5 इंटू 20, बिल आ गया 600। मैंने कॉल की 50, 500 प्लस 5 इंटू 50, 750। मैंने कॉल की 100, 500 प्लस 5 इंटू 100, 1000। अब देखो ये कॉस्ट पहले 500 थी, कॉस्ट पर यूनिट का थोड़ा आगे लिख लेते हैं ना, क्योंकि यहाँ लिख लेते हैं। मैंने पहले जब कॉल की कोई नहीं, मेरा क्या बिल आया 500, फिर 550, जिस तरह मैं पढ़ाई जा रहा हूँ साथ में वो पढ़ती जा रही है, लेकिन एक एलिमेंट उसमें कौन सा है, फिक्स का भी एलिमेंट है। एक एलिमेंट फिक्स का है, एक एलिमेंट वेरिएबल का है। अब देखते हैं कि कॉस्ट पर यूनिट की पे क्या हिसाब किताब है। कॉस्ट पर यूनिट निकाला, इसका तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये डिवाइड बाय 0 हो नहीं सकता। 550 डिवाइडेड बाय 10 इज 55, 600 डिवाइडेड बाय 20 इज 30, 750 डिवाइडेड बाय 50 इज 15, 1500 इज 10। अब देखो जिस तरह एक्टिविटी लेवल बढ़ रही है, 10 से 20 पे, 20 से 50, 50 से 100, कॉस्ट पर यूनिट कम होती जा रही है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली नहीं चेंज हो रही है, डायरेक्टली यहाँ पे टोटल कॉस्ट भी चेंज हो रही है और यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट भी चेंज हो रही है। यहाँ पे कोई ऐसी कॉस्ट नहीं है, या ना तो टोटल कॉस्ट ना कॉस्ट पर यूनिट जो सेम रह रही है। जैसे हमने वेरिएबल में कहा एक सेम रहती है और एक डिफरेंट हो जाती है, और फिक्स में कहा एक सेम रहती है एक डिफरेंट होती है। यहाँ पे दोनों में ही चेंज होती है। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं इसका कोई।
हमने देखा, पहले यहाँ लिखते थे नंबर ऑफ कोल्स 0, 10, 20, 50, 100। ये टोटल का बना रहा हूँ ना, तो मैं रेंज रख देता हूँ 1000 की, 200, 400, 600, 800 और 1000। ठीक है, देखो जब जीरो थे ना तब कितनी कॉस्ट आई मेरी 500 की। देखो मैं अगर आपको ऊपर दिखाऊं यहाँ पे कितनी कॉस्ट आई मेरी टोटल में, जीरो पे भी कितनी आई थी 500। तो मैंने देखा कि जीरो पर भी 500 है, तो ग्राफ में कहाँ पे वैल्यू आएगी 500, कुछ यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। फिर मैंने देखा 10 जब की तो 550, एक थोड़ा सा यहाँ आ गया, थोड़ा सा ऊपर। फिर मैंने देखी 600, थोड़ा और ऊपर आ गया, 750 थोड़ा और ऊपर आ गया, 1000 यहाँ तक चला गया। ठीक है, तो कुछ यूं ग्राफ मेरे पास बना। एक मिनट में पहले इरेज करके बताता हूँ ये ग्राफ बनेगा किस तरह। 550 से ये क्या हो गया, 550 से शुरू हुआ और इस तरह कोई ग्राफ बना। अब देखो ये जो अगर कोई आए ना सेमी वेरिएबल का ग्राफ किस तरह है टोटल का, तो वो कुछ यूं होता है, एक जीरो से नहीं शुरू हो रहा होता, यहाँ से नहीं शुरू हो रहा होता, शुरू हो रहा होता है वहां से जहाँ से जितनी फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट कितनी है 500, यहाँ से शुरू हो रहा होगा और आगे जितना ऊपर जाता रहेगा वो होगा अकॉर्डिंग टू वेरिएबल। देखो अब इस तरह का कोई ग्राफ बनाया ना इस तरह का, तो ये अगर जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये कौन सा ग्राफ है, सेमी वेरिएबल का टोटल का ग्राफ है। अब बताता हूँ इसके अंदर सीन क्या है। देखो मैं आपको बात बताता हूँ, यहाँ से समझाता हूँ एक चीज। अगर हम देखें ये इस तरह स्प्लिट करें तो हमें पता चलता है जो ये हिस्सा है ना ये वाला, ये कौन सा हिस्सा है, फिक्स कॉस्ट वाला। और हमें पता है फिक्स कॉस्ट का टोटल का ग्राफ किस तरह बनता है, इस तरह ही बनता है। मतलब ये ऊपर वाला नहीं, यहाँ तक जो मैं ये कर रहा हूँ शेड कर रहा हूँ, ये फिक्स कॉस्ट का टोटल का ग्राफ है। और अगर आप वेरिएबल का टोटल का ग्राफ देखें तो अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, यहाँ से यहाँ तक, तो वेरिएबल का टोटल का ग्राफ बनता है कुछ ऐसे, ये शेड कर रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों को जब मिक्स करूंगा, दोनों के इफेक्ट जब ऐड होंगे तो ग्राफ बनता है कुछ ऐड होंगे इस तरह। तो ये कौन सा ग्राफ हुआ, सेमी वेरिएबल का ग्राफ। तो कहीं पे अगर इस तरह का ग्राफ बना हुआ तो आप बोलोगे ये सेमी वेरिएबल का टोटल का ग्राफ। ठीक हो गया, देखते हैं अब इसका कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ। 0 यूनिट से 10, 20, 50, 100 कॉस्ट पर यूनिट देखते हैं। 20, 40, 60। अच्छा मैं रफ सा बना रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि इसकी शेप बनती कैसे है। कोई आपके वहाँ पे मैथमेटिक्स का टेस्ट नहीं होना जो आप टेंशन लो। ठीक है, तो देखो इसका ग्राफ ना जिस तरह यूनिट्स बढ़ेंगे ना कॉस्ट नीचे आएगी। ठीक है, लेकिन ना पता क्या सीन होता है, इस तरह ना थोड़ा सा ना जैसे ना कर्व करेगा, ये बन क्यों नहीं रहा सही से मेरे से ये। अब अगर हम जाए ना फिक्स कॉस्ट के, अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड करो, अगर आपने पढ़ा है सही तरह से फिक्स कॉस्ट का जब हमने बनाया था ना कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ, तो हमने वहां पे भी यही कहा था कि वो इस तरह बढ़ा। लेकिन देखो मैंने दोनों में ना फर्क है, बनेंगे दोनों कर्व इसी तरह ही। ये फिक्स कॉस्ट की कॉस्ट पर यूनिट, टोटल तो फिक्स कॉस्ट का सीधा होता है ना, कॉस्ट पर यूनिट इस तरह होता है। ठीक है, अब फिक्स कॉस्ट का टोटल और इसका बनेंगे इस तरह कर्व, लेकिन ना ये ज्यादा कर्व होगा, ये इस तरह पूरा कर्व हो रहा होगा। लेकिन जो ये है ना ये कर्व हो रहा होगा बड़ा स्लाइटली, पता क्यों, इसके अंदर ना हाली कॉस्ट पर यूनिट जो है ना वो, अगर हम बात करें यहीं पे बात करते हैं कि अगर हम बात करें कॉस्ट पर यूनिट, ये तो फिक्स का कॉस्ट पर यूनिट है ना। अब देखते हैं वेरिएबल का कॉस्ट पर यूनिट किस तरह बनाते थे हम। वेरिएबल का कॉस्ट पर यूनिट हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। वेरिएबल का कॉस्ट पर यूनिट हमने बनाया कैसे, इस तरह स्ट्रेट। तो जब एक स्ट्रेट लाइन और एक इतनी ज्यादा कर्व लाइन का जब नेट बनेगा, जिस तरह मैंने यहाँ पे नेट बताया था आपको, जब नेट बनेगा तो ये कर्व लाइन बनेगी, लेकिन स्ट्रेट लाइन की वजह से ना
उसकी नेचर थोड़ी कम हो जाएगी और वो कर्व होगी बट बहुत स्लाइटली इस तरह। तो इसलिए सेमी वेरिएबल, अच्छा ये नहीं, इतना नहीं वो पूछेगा कि यार ये बताओ किसका किसका ग्राफ है, ये हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये, वो आपको कोई ना कोई इतना का सवाल लॉजिकल देगा जो आपको समझ आ जाएगी कि हाँ यार ये पता चल रहा है कि ये सेमी वेरिएबल का कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ है। ठीक है, जैसे अब उसने ये ग्राफ दिया, ये अब आपको दिखने में उसने यही ऑप्शन में लिखा हुआ है, मुझे बताओ किसका किसका है ये, तो फिक्स का टोटल का है, सेमी वेरिएबल का कॉस्ट पर यूनिट का है, वेरिएबल का टोटल का है, या वेरिएबल का कॉस्ट पर यूनिट है। तो ऑब्वियसली वेरिएबल का कॉस्ट पर यूनिट भी नहीं है, फिक्स का टोटल भी नहीं है। ठीक है, वेरिएबल का वो ये नहीं करेगा ये ग्राफ देके वो दोनों पूछ ले और बताओ, कहे कि बताओ यार, वो तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ये एक इस तरह का पूछेगा कि आपसे सवाल हो जाएगा। अच्छा, इसकी एग्जांपल में ना ज़्यादातर वही चीज़ें आती हैं जिनमें फिक्स और वो दोनों शामिल होते हैं। जैसे यूटिलिटी बिल्स, अभी ऊपर टेलीफोन बिल की बात की, उसमें सर्विस चार्जेस होते हैं, साथ ऊपर का रेंट होता है। सेल, अच्छा अगर हम हाली सेल्समैन सैलरी की बात करें ना, हाली सैलरी की, एक बंदे को हम 1500 महीना दे रहे हैं, तो ये कौन सी नेचर है, फिक्स। लेकिन अगर हम उसे कमीशन दे रहे हैं, पूरा पैकेज कमीशन दे रहे हैं, डिपेंडिंग अमॉन कि सेल्स जितनी ज़्यादा होंगी, अभी एग्जांपल में पड़ा है कमीशन उतनी ज़्यादा होगी वेरिएबल में, तो जब ये दोनों मिला के एक जो सेल्समैन का पैकेज बनेगा, वो कौन सी नेचर होगी उसकी, सेमी वेरिएबल। अच्छा, डिलीवरी मैन की, ड्राइवर की सैलरी आपने अगर महीने की फर्स्ट करो 1500 फिक्स रखी हुई है, तो ये तो फिक्स नेचर है। लेकिन साथ आप उसे फ्यूल का जो खर्चा आ रहा है, डिलीवरी पे जो चार्ज, डिलीवरी कॉस्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आ रही है, ड्राइवर की सैलरी भी है फ्यूल भी है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इन टोटल कितना क्या हिसाब होगा कि फ्यूल भी है, तो ये डिपेंड करेगा जितने ज़्यादा किलोमीटर होंगे उतना ज़्यादा फ्यूल की कॉस्ट आएगी। तो ये नेचर वेरिएबल है, ये फिक्स है, दोनों की मिला के क्या कहलाएगी, सेमी वेरिएबल। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का समझ आ गई कि जो चेंज होती है टोटल में, ये चेंज दोनों में होती है। अच्छा, चेंज इन बोथ, फिक्स टोटल में भी और कॉस्ट पर यूनिट में भी। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आखिरी किस्म क्या है कॉस्ट की, बिहेवियर की बेस पे, स्टेप फिक्स कॉस्ट। अच्छा देखो यार, मैं आपसे एक बात पूछना क्या चाहता हूँ, आप एक बात सोचें कि आपने एक फैक्ट्री लगाई, ठीक है, और उस फैक्ट्री में आपने ना 500 यूनिट्स बनाए, जो मालिक आएगा कितना रेंट लेगा आपसे, 5000। लिख देता हूँ यहाँ पे, 500 यूनिट्स बनाए, कितना रेंट लेगा, 5000। आपने 1000 यूनिट्स बनाए, कितना रेंट लेगा, 5000। आपने 2000 बनाए, कितना रेंट लेगा, 5000। आपने 5000 यूनिट बनाए, कितना रेंट लेगा, 5000। जितने मर्जी ना, ये हमने बात कहाँ पड़ी थी, फैक्ट्री रेंट की फिक्स कॉस्ट में। ठीक है, मुझे ये बताओ कि यार एक फैक्ट्री होती है, उसकी भी हद होती है, एक मतलब एक लेवल पे जाके वो फैक्ट्री की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। अब ये तो नहीं हो सकता आप कहें मैं इसी रेंट में इतनी ही फैक्ट्री में लाख यूनिट्स बना लूँ। तो बिजनेस जब एक्सपेंड करता है, जब बिजनेस ने एक्सपेंड करना है, तो आपको फिर उस फैक्ट्री में जगह कम पड़ जानी है, आप क्या करोगे, एक और फैक्ट्री लोगे। हम यहाँ कंसीडर करते हैं हमने उतने ही रेंट में और फैक्ट्री ले ली। ठीक है, तो देखो एक कभी कभार कॉस्ट होती है ना, अब कॉस्ट फैक्ट्री रेंट ही है। कॉस्ट क्या है, अगर हम यहाँ पे इसको इरेज करके बात करें, कॉस्ट जो है ना वो फैक्ट्री रेंट ही है, 5000। ठीक है, लेकिन एक लेवल के बाद आके आपको एक और फैक्ट्री लेनी पड़ेगी, फर्ज करो वो भी हम 5000 में ले लेते हैं। तो इसकी नेचर तो फिक्स रही नहीं कि 5000 थी, थोड़े टाइम जब यूनिट्स, जैसे फर्ज करो 10,000 कैपेसिटी थी, 10,000 से ज़्यादा यूनिट्स नहीं बना सकते थे। आपकी कंपनी ने 10,000 यूनिट्स बनाए उस फैक्ट्री में, अगले अगले ही महीने में उसी कंपनी ने आपकी कंपनी ने यूनिट्स बना लिए 12,000, मतलब 12,000 यूनिट्स बनाने पड़ गए। तो 10,000 तक तो एक फैक्ट्री में बनेंगे, ऊपर वाले 2,000 आपके लिए आपको न्यू फैक्ट्री लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपने न्यू फैक्ट्री ली, तो ये क्या मतलब हुआ कि ये फिक्स कॉस्ट रही नहीं, फैक्ट्री रेंट भी फिर फिक्स कॉस्ट नहीं है। अगर 5,000 से ऊपर 10,000 यूनिट से ऊपर जो है आपको जिस तरह जिस यूनिट्स बढ़ेंगे ये कॉस्ट बढ़ रही है। तो इस तरह की कॉस्ट जो एक खास लेवल पे जाके बढ़े ना, वेरिएबल में तो हमने कहा ना जैसे जैसे वो यूनिट्स बढ़े वैसे वैसे बढ़ी है, यहाँ पे एक जैसे जैसे वाला हिसाब नहीं है, यहाँ पे एक लेवल है।
उस लेवल तक आप कॉस्ट कर सकते हो वो बेयर, उसके बाद आपको और कॉस्ट लगानी पड़ेगी। कॉस्ट देखो, डेफिनेशन देखिए, कॉस्ट दैट रिमेन्स फिक्स्ड फॉर अ सर्टेन लेवल, एक लेवल आएगा वहां तक फिक्स है, देन इंक्रीजेज एंड रिमेन फिक्स्ड फॉर एन अदर लेवल ऑफ एक्टिविटी। जैसे हम यहाँ से सीखते हैं कि किस तरह, अगर किसी को क्लियर नहीं हुई बात तो अभी 2 मिनट की बात है, इसको क्लियर हो जाएगी। ये नीचे मैंने क्या लिखा है, फैक्ट्री रेंट 10,000 दे रहे हो आप, ठीक है, और 5,000 कैपेसिटी है। आपकी कंपनी ने ना 2,000 यूनिट्स बनाए, कितना रेंट दोगे? 5,000। आपकी कंपनी ने ना 4,000 यूनिट्स बनाए अगले मंथ में ना, कितना रेंट दोगे? 5,000। अब 6,000 यूनिट्स आपकी कंपनी अगर 6,000 यूनिट्स बनाना चाह रही है तो 5,000 तो कैपेसिटी है, 5,000 से ज़्यादा यूनिट्स एक कंपनी में, एक फैक्ट्री में बन नहीं सकते, आपको एक और फैक्ट्री हायर करनी पड़ेगी। 6,000 यूनिट्स के वक्त आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5,000 पहली वाली और 5,000 दूसरी फैक्ट्री की, तो 2 फैक्ट्री आपको लेनी पड़ी, ठीक है, 10,000। 8,000 में फिर 10,000, 2 फैक्ट्री के रेंट दे रहे हो, 10,000 यूनिट्स बनाए, ठीक है, 10,000 तक भी क्या है, 1 मिनट, 10,000 रेंट है। अब आपकी कंपनी ने 12,000 बनाने हैं उससे अगले महीने में, आपको एक और फैक्ट्री लेनी पड़ेगी, हम कंसीडर करते हैं उतने में ही फैक्ट्री ले ली 15,000 की। तो स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या होती है? जो एक लेवल तक सेम रहे फिर इंक्रीज करे, फिर सेम रहे फिर इंक्रीज करे, फिर सेम रहे फिर इंक्रीज करे। ये नहीं कि यूनिट के साथ साथ यूनिट्स का एक लेवल आता है वहां पे उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाए और फिर सेम रहे, तो इस तरह के बोलते हैं उसको टोटल ये स्टेप फिक्स कॉस्ट, ठीक है। अगर हम इसका ग्राफ देखें, पहले कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं फिर ग्राफ देखते हैं, इसका कुछ आएगा, ये आंसर आएगा 2.5, ये आएगा 1.25, ये आएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 6, क्या आएगा शायद 1.67 आएगा ना, कैलकुलेटर पे कर लेना। अच्छा, 10,000 डिवाइडेड बाय 8, 1.25, ये 1, ये क्या आएगा 1.25, शायद इससे कहीं कुछ सीन होगा। अच्छा, अब हम बनाते हैं ग्राफ, ग्राफ से सीखते हैं असल चीजें क्या है। पहले हम बनाते हैं इसका टोटल का ग्राफ। टोटल का ग्राफ इसका कुछ यूं बनेगा, देखो 0 यूनिट्स थे, फर्स्ट करो 2,000 हो गए, मैं ना लिखता हूँ 2 के 2,000 ताकि जगह बन जाए, 2,000, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000 और 12,000, ठीक है। यहाँ मैं कॉस्ट लिख देता हूँ 5,000, 10,000, 15,000। मुझे ये बताओ, जब 0 बना रहे थे तब तो कोई फैक्ट्री नहीं ली थी, जब 0 बना रहे थे तो आप, जब 0 बना रहे थे तो फैक्ट्री थी हमारे पास, 0 यूनिट्स भी जब बना रहे थे तो फैक्ट्री थी हमारे पास, लेकिन रेंट कितना दे रहे थे? सिर्फ 5,000, सिर्फ यहाँ तक। 2,000 में भी यही रेंट, यही रेंट, यही रेंट, यही रेंट। एक मिनट, जैसे ही 5,000 तक भाग गई, आपको ना एक और फैक्ट्री लेनी पड़ी, कहाँ तक पहुंच गई बात? 10,000 पे। चलते 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 10,000 पे पहुंची, आपको फिर फैक्ट्री लेनी पड़ेगी, आपकी कितनी कॉस्ट हो गई? 15,000। बट तो इस तरह की ना स्टेप्स बन जाते हैं, इस तरह के, मतलब ये अगर ग्राफ ही आपको ग्राफ है ये इस तरह का, तो ये स्टेप्स टाइप, इसे बोलते हैं आप स्टेप फिक्स कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें, मैंने वैसे ये बनाया हुआ था, तो ये इस तरह जब बनेगा तो ये क्या, स्टेप फिक्स कॉस्ट का टोटल का ग्राफ, इस टाइप का कोई और ग्राफ नहीं है, मतलब इस शेप का कोई और ग्राफ नहीं है। अगर हम बात करें ना इनके कॉस्ट पर यूनिट की ग्राफ की, वो कुछ यूं होता है, वो निकालने का तरीका होता है, यहाँ लिखते हैं, बल्कि नहीं करते हैं पूरा, जीरो, 2,000, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000 और थोड़ा ग्राफ एक्सटेंड करके 12,000, ठीक है।
यहाँ पे कॉस्ट लिख लेते हैं 0.2 0.2 से तो काम नहीं चलेगा, 0.5 से करते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए कॉस्ट लिख रहा हूँ। ये जगह 1 1.5 2 2.5 ठीक है। अब जब हमने 0 बनाए थे उस वक्त तो हमारे पास अगर हम कॉस्ट पर यूनिट निकालें तो कुछ भी नहीं आएगा। 2000 पे कितनी कॉस्ट पर यूनिट है? 2.5 ठीक है। अब जब 4000 हुए तो कितनी कॉस्ट पर यूनिट हो गई? 1.25 यहाँ पे। जब उससे ज़्यादा बनाए तो 1.67 आ गई, कुछ थोड़ा सा ऊपर। फिर बनाए 1.25 नीचे, उससे आगे 1 और नीचे, फिर ऊपर। तो इसका ग्राफ ना कुछ यूँ बनता है। अगर मैं थोड़ा सा इसको मिटा के ना आपको क्लियरली बताऊँ ना तो कुछ यूँ ग्राफ ना आपको नजर आएगा, इस तरह, फिर ऊपर, फिर इस तरह, ऊपर, इस तरह, फिर ऊपर, इस तरह, मतलब इस तरह। ये ग्राफ अगर आपको कहीं नजर आता है ना तो ये किसका है? स्टेप फिक्स का कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ, और टोटल का इस तरह होगा। तो स्टेप फिक्स का मतलब क्या हुआ? स्टेप फिक्स ग्राफ का मतलब ये हुआ, स्टेप फिक्स का मतलब ये हुआ कि वो कॉस्ट जो एक खास सर्टेन लेवल तक सेम रहे, उसके बाद इंक्रीज कर जाए, फिर सेम रहे, फिर इंक्रीज कर जाए। कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ कुछ इस तरह है, ठीक है। ये थी आपकी स्टेप फिक्स कॉस्ट। अच्छा, हमने पढ़ा था कॉस्ट दो किस्म की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसी तरह हमने कहा था मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस, ठीक है। मटेरियल में, डायरेक्ट मटेरियल में हमने कहा था जैसे टेबल को बनाने के लिए क्या चाहिए? वुड। इसी तरह अगर हम कहें, अगर हमने केक बनाना है उसके लिए अगर हमें फ्लोर चाहिए तो वो डायरेक्ट मटेरियल है। लेबर, अगर कोई रेस्टोरेंट है उसके लिए लेबर क्या होगी? उसके वहाँ के शेफ, डायरेक्ट, जो डायरेक्टली हेल्प, मैंने आपको इसका डिफरेंस बता दिया है पहले। और अगर हम कहें डॉक्टर्स जो हैं हॉस्पिटल के लिए डायरेक्ट लेबर है। एक्सपेंस में रॉयल्टी का मतलब भी बताया है, जब आप किसी का ब्रांड लेते हैं या फिर कोई स्पेशल टूल्स वगैरह लें, ठीक है। अब देखो ये तीनों ना बिहेवियर वाइज तीनों वेरिएबल होंगी, डायरेक्ट मटेरियल भी, डायरेक्ट लेबर भी, डायरेक्ट एक्सपेंस भी। जिस तरह बढ़ेगी प्रोडक्शन वैसे वैसे बढ़ेंगी। अगर हम बात करें ना प्रोडक्शन ये वाले इनडायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट का मटेरियल फर्स्ट करो जिसमें हम कहते हैं नेल्स, जिसमें हम कहते हैं नेल्स के साथ साथ अगर नेल्स जो किल वगैरह लगते हैं उसके बाद हम कह सकते हैं बेकिंग पाउडर चाहिए केक के लिए, ठीक है। लेबर की अगर हम बात करें, गार्ड्स, सुपरवाइजर जो हेल्प करते हैं, सिर्फ बनाते नहीं है, प्रोडक्शन नहीं करते। एक्सपेंस की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इनकी नेचर में ना, इन तीनों की नेचर में देखो, एक मिनट, इन तीनों की नेचर में, ये तीनों मैंने आपको क्या कहा? वेरिएबल वेरिएबल। ये तीनों में ना फिक्स का भी एलिमेंट होता है और वेरिएबल का भी। देखो अब इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें फिक्स दोनों है। गार्ड को फर्स्ट करो आप फिक्स दे रहे हो, सुपरवाइजर को फिक्स दे रहे हो, नेल्स हो सकता है आपकी वेरिएबल में हो, ये फिक्स। तो इन सब में वेरिएबल और फिक्स दोनों का एलिमेंट होता है, मतलब कि ये सेमी वेरिएबल का रखती हैं। मतलब अगर आपके पास लेबर, अगर आपके पास लेबर है ये इनडायरेक्ट लेबर गार्ड, तो क्या उसको सैलरी कौन सी दे रहे हो? फिक्स। तो हाँ, तो ये फिक्स भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। ये किसकी बात कर रहा हूँ? इनडायरेक्ट की। डायरेक्ट हमेशा, डायरेक्ट कॉस्ट आर ऑलवेज वेरिएबल। नॉन प्रोडक्शन में अगर हम जाए ना, सेलिंग ओवरहेड्स, आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है। अब एडवर्टाइजमेंट आपकी फिक्स भी हो सकती है, हर साल आप सेम कॉस्ट कर रहे हो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, अब डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको पहले बताया, डिस्ट्रीब्यूशन की जो ड्राइवर को दी जाती है सैलरी वो फिक्स होती है, लेकिन जो फ्यूल होता है वो डिपेंड करता है, वो वेरिएबल होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन पे आने वाली कॉस्ट क्या होगी? फिक्स भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है। एडमिन पे कंप्यूटर का खर्चा जो है वो फिक्स हो सकता है, और एडमिन में ही जो उनकी सैलरी है, उनको देने वाली सैलरी है वो भी फिक्स हो सकती है। जो सैलरी किसको, ठीक है। एडमिन की ज़्यादातर खर्चे फिक्स होंगे। फाइनेंस, इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट हर महीने आपको फिक्स कॉस्ट देनी पड़ती है, ये भी फिक्स है।
रिसर्च में अगर आप देखें उनकी जो होते हैं, जो आपने रिसर्च की जो लेबर हायर की होती है, मे बी आप उसको फिक्स दे रहे हो, लेकिन नंबर ऑफ रिसर्च जो है वो डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ रिसर्च ज़्यादा है तो पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, तो ये वेरिएबल। तो मेरा बताने का मकसद ये था कि ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये अब कॉस्ट क्लासिफिकेशन और कॉस्ट बिहेवियर दोनों को इकट्ठा किया बेसिकली, कि हम ये नहीं कह सकते कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, उसी यही कॉस्ट होंगी। और अगर जो हमने ऊपर पढ़ी ये यही कॉस्ट होंगी सारी, इन्हीं में हमने देखना है कि यही कॉस्ट होंगी सारी, इन्हीं सब में हमने देखना है कि सबका बिहेवियर क्या है। अब आपके सामने एक लाइन आती है, एक एग्जांपल आती है, मैं अभी डिस्कस भी करूंगा इंशाल्लाह जब हम एमसीक्यूज वाला पढ़ेंगे, कुछ एक वीडियो बनाऊंगा मैं, वो इंशाल्लाह कल रिसीव हो जाएगी। तो अगर वो उस एमसीक्यू में बताऊंगा यार ये बताओ मुझे यार ये क्या है, आपने साथ आना, अच्छा यार ये जो है ना फिक्स है, बताओ ये क्या, लाइन लिखूंगा, आपने कहना ये वेरिएबल है, बताओ ये क्या है, ये सेमी वेरिएबल है। अच्छा बताओ ये क्लासिफिकेशन के लिहाज से क्या है, फंक्शन के लिहाज से आपको क्या सेलिंग कॉस्ट है, ये क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो ये कुछ यूं इस तरह ये चैप्टर आपका तकरीबन खत्म होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है, एक जो रह गया था हमारा कॉस्ट क्लासिफिकेशन में, उसका नाम है हाई लो मेथड। असल में जब हमने डिस्कस किया था सेमी वेरिएबल कॉस्ट, हम कहते थे फॉर एग्जांपल एक वैल्यू है 3000, हम कहते थे ये सेमी वेरिएबल है अगर इसकी नेचर ठीक है, तो हम हमारा कहना ये था सेमी वेरिएबल में कि इसके अंदर दो कॉस्ट के पार्ट हैं, एक फिक्स एलिमेंट है और एक वेरिएबल का एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन ना हम ना अगर मेरे पास जैसे 3000 है, क्या आप अभी 3000 को देख के बता सकते हैं कि क्या इसमें से फिक्स्ड एलिमेंट कितना है और वेरिएबल एलिमेंट कितना है? ऑब्वियसली नहीं। मैं आपको कहूँ कि ये मेरा ना टेलीफोन एक्सपेंस, टेलीफोन बिल आया, और टेलीफोन बिल आपको पता ही है कि ये सेमी वेरिएबल होती है, क्योंकि उसके अंदर एक लाइन रेंट शामिल होता है और एक नंबर ऑफ कॉल्स के मुताबिक जो बिल होता है वो शामिल होता है। तो लाइन रेंट तो फिक्स होता है और ये वेरिएबल, ठीक है। मेरे पास ये बिल आया, क्या कहते हैं 15,000 फॉर एग्जांपल, पता नहीं किन्नू को ना कर ली थी, 15,000 बिल आ गए। अच्छा 15,000 मेरे पास बिल आया, ठीक है। अब ये 15,000 के अंदर कितना फिक्स्ड एलिमेंट है और कितना वेरिएबल एलिमेंट है, ये आप देख के नहीं बता सकते। इसके लिए एक टूल इस्तेमाल किया जाता है, एक मेथड इस्तेमाल किया जाता है जिसे बोलते हैं हाई लो मेथड। हाई लो मेथड यही करता है कि वो आपको फिक्स एलिमेंट और वेरिएबल एलिमेंट अलग करके बता देता है, और आप फिर, और दूसरी बात हाई लो क्या करता है कि आप फिर किसी भी एक्टिविटी लेवल, किसी भी यूनिट्स पे आप निकाल सकते हैं कि अगर ये इतने यूनिट्स हो तो फिर कितनी कॉस्ट बनेगी, अगर इतने यूनिट्स हो फिर कितनी कॉस्ट बनेगी, ठीक है। तो वो डिस्कस करते हैं हम। हाई लो मेथड स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाई लो मेथड, सबसे पहली चीज तो ये मैंने वो कहा कि फिक्स्ड और वेरिएबल एलिमेंट को अलग करके बताता है। दूसरा मैंने आपको कहा कि ये आप किसी भी एक्टिविटी लेवल पे बता सकते हैं कि कॉस्ट कितनी है, उस लिहाज से जो फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट आएगी। और तीसरी चीज ये कि हमेशा ये कम से कम एटलीस्ट जो इस हाइलो मेथड अगर यूज करना है तो आपके पास एटलीस्ट 2 डाटाज हो, मतलब 2 एक्टिविटी लेवल पे डाटा हो। जैसे वो कहते हैं कि अगर 3,000 कॉस्ट है तो वो 100 पे थी और 200 पे 4,000 थी फॉर एग्जांपल। तो कम से कम भी 2 डाटाज हों, ज्यादा हो तो वो फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। तो कम से कम भी 2 डाटा हो तो ये सवाल होता है। अच्छा एक मैं आपको सवाल दिखाता हूँ, बताता हूँ, और मैं तरीका बताता हूँ कि किस तरह हाई लो मेथड अप्लाई करना है। अच्छा
एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ एक्टिविटी लेवल एक साइड पे और उसके आगे उसकी कॉस्ट। एक्टिविटी लेवल हमेशा यूनिट्स होंगे, आगे उसकी कॉस्ट। अब ये कॉस्ट आपको कहीं से वेरिएबल लग रही है, वेरिएबल कॉस्ट होती है जिसका हमने पढ़ा हुआ कि कॉस्ट पर यूनिट सेम आए, ठीक है। तो अगर पहले आप देखेंगे वेरिएबल है, ये वेरिएबल भी नहीं होगी, ये फिक्स तो है ही नहीं और स्टेप फिक्स भी नहीं है, तो ये कुछ सेमी वेरिएबल वाली खुशबू दे रही है। अच्छा, सेमी वेरिएबल हमेशा फिक्स कॉस्ट, ये जो है क्या कहते हैं हाई लो, इसका काम ही सेमी वेरिएबल के साथ इसलिए होता है क्योंकि इसने फिक्स और वेरिएबल को अलग करना होता है। अगर सिर्फ फिक्स होगी तो हमें पता चल जाएगा फिक्स है, सिर्फ वेरिएबल होगी तो वो भी पता चल जाएगा वेरिएबल है। वेरिएबल देखना तो इस तरह पता चलता है कि हम इसका ना कॉस्ट पर यूनिट ले लेते हैं। तो देखो 1500 डिवाइड बाय 100 ये आता है 15, जबकि 2000 डिवाइड बाय 200 ये आता है 10, 2500 डिवाइडेड बाय 300 ये आता है 8.3 कुछ, और अगर 3000 डिवाइड बाय 4 ये आएगा तकरीबन 8.5, ऐसा कोई सीन है। अच्छा 8.5 नहीं 7.5। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमें यहाँ पे देखना है कि इसमें से कॉस्ट में कितना पार्ट फिक्स का है, कितना पार्ट वेरिएबल, क्या हिसाब किताब है। तो कम से कम डाटा 2 होने चाहिए, वो हमारी कंडीशन पूरी हो गई, कम से कम डाटा 2 ही है। हाई लो मेथड में आपने क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले आपने ना, जब आपको इस तरह का सवाल आएगा ना हाई लो मेथड का, तो आपने एक हाई एक्टिविटी, हाईएस्ट एक्टिविटी और एक लोएस्ट एक्टिविटी को देख लेना है। मैं उनको हाईलाइट कर देता हूँ। हाईएस्ट एक्टिविटी कौन सी है इसमें से, 400। हाईएस्ट एक्टिविटी का अंदाजा कॉस्ट से नहीं लगाना, आपने एक्टिविटी से लगाना है। हाईएस्ट एक्टिविटी 400 और लोएस्ट कौन सी है 100। अब इसके डाटा को आपने हाईलाइट कर लिया, ये इस तरह मैंने हाईलाइट कर लिया। दरमियान वाले दो डाटा को हमने इग्नोर मानना है। मतलब कि जब भी हाई लो का सवाल आना है तो आपने जितने भी हाई और लो के अलावा जितने भी होंगे उसको इग्नोर मारना है, सिर्फ हाई और लो पे गौर रखना है। अब सबसे पहले इसमें कुछ फॉर्मूला है वो अप्लाई होंगे, तो मैं बताऊंगा यार ये इसका फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला। अच्छा, पहले इससे पहले मैं आपको बताता चलूं, देखो हमें पता है टोटल कॉस्ट जो होती है वो किस चीज पे मुश्तमिल होती है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टोटल कॉस्ट को मैं इंडिकेट करता हूँ y इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट को मैं इंडिकेट करता हूँ a प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को मैं इंडिकेट करता हूँ b से। मतलब वेरिएबल कॉस्ट टोटल किस तरह आती होगी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स के लिहाज से बदलती है। मैंने फिक्स कॉस्ट के लिए ये इसलिए नहीं किया क्योंकि फिक्स कॉस्ट में तो सेम रहना है, तो b में यूज करता हूँ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के लिए और x है नंबर ऑफ यूनिट्स। ए का मैंने आपको पहले बता दिया, ये है फिक्स कॉस्ट और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी टोटल कॉस्ट, यानी y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये मतलब वेरिएबल्स, ये नाम के वेरिएबल्स यूज होने कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। बी फिर से मैं बता दूं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, x आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स है, a फिक्स कॉस्ट और y टोटल कॉस्ट। ये आपके पास एक इक्वेशन है, ठीक है। अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगर हमें पता करना है एक a, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो टोटल में हमें पता चल जाए तो ओके, वो तमाम यूनिट्स में सेम रहेगी, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यानी b पता करना है। अगर हमें ये दोनों चीजें पता चल जाए तो उसके बाद हम जितने मर्जी यहाँ पे यूनिट्स लिख दें। अगर हम लिख दें 1000 यूनिट्स तो हम 1000 पे भी टोटल कॉस्ट का पता चल जाएगा। अगर हम लिख दें 10,000 यूनिट्स उस पर भी, अगर हम लिख दें 1 लाख यूनिट्स, अगर हम लिख दें 1.5 लाख यूनिट, जितने भी यूनिट हम लिखते जाएंगे या हम देखना चाहते हैं कि इतने यूनिट्स में कितनी कॉस्ट आएगी, एक्स की जगह वो पुट करेंगे, बकाया हमारे पास ए और बी होगा, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह हम निकालते हैं। यही हमने हाई लो में सीखना है और वाई हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब डाटा से हमने सवाल करना है, डाटा हमारा ऊपर है, इस डाटा से हमने सवाल करना है, तो डाटा के सामने हम सवाल करते हैं। ये चीजें आपको पॉइंट समझ आ गई। अच्छा,
अगर मैं थोड़ा इसको साइड पे करके बस एक यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ जो मैं आपको सिखाई है कि y इज इक्वल टू, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इस इक्वेशन को नहीं भूलना। सबसे पहला जो आपने हाइलो का सवाल है ना, सबसे पहली चीज जो आपने कैलकुलेट करनी है ना वो है b, ठीक है। और b का फॉर्मूला है कोस्ट एट हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस कोस्ट एट लोएस्ट एक्टिविटी ठीक है, डिवाइडेड बाय हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस लोएस्ट एक्टिविटी। अच्छा, स्पेलिंग और राइटिंग अपने अपने उसकी वो मतलब मेरी जिम्मेदारी नहीं, ठीक है ना। अच्छा, कोस्ट एट हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस कोस्ट एट लोएस्ट एक्टिविटी, हर बार यही फॉर्मूला यूज होना है, डिवाइडेड बाय हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस लोएस्ट एक्टिविटी। आपके पास क्या आ जाएगा, बी यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, कॉस्ट देखते हैं हाईएस्ट एक्टिविटी पे कितनी है, ये देखो 3000 माइनस लोएस्ट एक्टिविटी पे कितनी है 1500 डिवाइडेड बाय हाईएस्ट एक्टिविटी क्या है यानी यूनिट्स 400 माइनस लोएस्ट एक्टिविटी आपके पास क्या है 100, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगी 1500 डिवाइडेड बाय 400 डिवाइडेड बाय 100 300, तो ये आपके पास $5 पर यूनिट, यानी बी आपके पास क्या आ गया $5 पर यूनिट। फॉर्मूला मैंने लगाया, दोबारा बता दूं, कोस्ट एट हाईएस्ट एक्टिविटी, ऊपर कोस्ट रखनी है हाईएस्ट और लोएस्ट की, और नीचे उनके यूनिट्स रखने हैं, एक्टिविटीज रखनी है। तो $5 पर यूनिट आपके पास क्या आ गया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। अच्छा, ये हो गया स्टेप नंबर 1 जो कि वेरिएबल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला था। दूसरा स्टेप है फिक्स कॉस्ट यानी ए निकालने का फॉर्मूला। कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट यानी ए निकालने का फॉर्मूला। अच्छा, ए निकालने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, मैंने आपको बताया था y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। कौन सी चीज हमें मिल गई है हम ये देखते हैं। y इज इक्वल टू ए प्लस बी की जगह मैं क्या लिख दूं 5, मेरा आंसर आ गया 5x, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने निकालना है a, यहाँ पे यहाँ पे आपने क्या करना है, सवाल में जाना है, फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए ना आपको एक चीज देखनी पड़ती है। देखो y इज इक्वल टू ए प्लस 5x आ गया। अब अगर मेरे पास a निकालना है, मैं क्या करूंगा, सवाल में से ही ना हाईएस्ट या फिर लोएस्ट, इन दोनों में से एक एक्टिविटी, मैं दोनों करके दिखा देता हूँ, लेकिन आपने सवाल करते हुए एक एक्टिविटी लेनी है। हाईएस्ट एक्टिविटी पे डाटा पकड़ना है और लोएस्ट एक्टिविटी से डाटा पकड़ना है ए निकालने के लिए। वो मैं बताता हूँ किस तरह। अगर हम हाईएस्ट से पकड़ते हैं तो हाईएस्ट के लिहाज से आपको पता है कि एक्टिविटी यानी एक्स के आपके पास 400 और y मतलब टोटल कॉस्ट की आपकी 400 पे 3000, y ये है, ठीक है। तो y 3000 है और x क्या है 400 है, ठीक है। अगर मैं पुट कर दूं हाईएस्ट एक्टिविटी के मुताबिक, हमें पता है y इज इक्वल टू a प्लस 5x है। जब x 400 था तो टोटल कॉस्ट कितनी थी 3000, ये हमने सवाल से ही पता किया, यानी y 3000 था जब a का तो पता ही नहीं है, प्लस 5 मेरा आंसर है। x जब x कितना था 400, ठीक है। तो मैंने देखा कि 3000 इज इक्वल टू a प्लस 2000, ठीक है। a एक साइड पे आ गया 2000 यहाँ ऐड हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके माइनस, और a यानी फिक्स कॉस्ट मेरे पास कितनी आ गई 1000, ठीक है। अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि हाईएस्ट लोएस्ट किसी पे भी देख लो, क्योंकि फिक्स कॉस्ट आप जिस मर्जी एक्टिविटी पे देखो आंसर हमेशा सेम आएगा। दोबारा मैं आपको बता दूं, मैंने किया क्या, y इज इक्वल टू ए प्लस 5x, हाईएस्ट एक्टिविटी उठाई, हाईएस्ट एक्टिविटी का डाटा उठाया, मतलब हाईएस्ट की कॉस्ट उठाई, हाईएस्ट के यूनिट्स उठाए, 5 में आंसर आ गया हुआ था, a मैंने निकाल लिया। सेम अगर आपने सवाल में दोनों से नहीं करना, एक से करना है सिर्फ, ये मैं दोनों करके वैसे ही दिखा रहा हूँ कि किसी भी एक एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं। y इज इक्वल टू ए प्लस 5x है ना,
तो अब हम देखते हैं लोएस्ट एक्टिविटी का क्या हिसाब है। लोएस्ट एक्टिविटी क्या है हमारे पास, आई थिंक सो 100 है और उसकी आने वाली कॉस्ट कितनी है 1500 है। ये देखिए ये 1500 कॉस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी 100। तो मैंने यहाँ पे वही इस तरह y के मेरे पास 1500 इज इक्वल टू a हमने निकालना है प्लस 5 हमारे पास गिवन है कितने यूनिट्स पे, 100 यूनिट्स पे। मैंने देखा 1500 इज इक्वल टू a प्लस 500। a मेरे पास क्या आ गया 1500 माइनस 500 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू यानी फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 1000। ये हमेशा सेम आएगी, ठीक है। यहाँ से मुझे पता चला मेरी फिक्स कॉस्ट यानी a क्या आ गया 1000। ये मेरा हो गया दूसरा स्टेप पूरा, ठीक है। मतलब अब जो इक्वेशन मेरे पास बन गई वो क्या है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स था ना शुरू में, तो y इज इक्वल टू 1000 प्लस b मेरे पास कितने 5x। अब ये मेरे पास एक इक्वेशन जो बन गई। अब ये इस इक्वेशन के मुताबिक मैं मतलब क्या कहते हैं कुछ किसी भी एक्टिविटी लेवल पे निकाल सकता हूँ कॉस्ट। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब मैं एक फॉर एग्जांपल इस तरह का आपको ना हाइलो का सवाल दिया होगा, आपको वो पूछ सकता है बी निकाल के बताओ, ए निकाल के बताओ, यहाँ तक आ गए। कभी कभार वो कहेगा कि नहीं ये दोनों तो निकाल ले, उसके बाद वो कहेगा कैलकुलेट टोटल कॉस्ट एट 2500 यूनिट्स। अब 2500 यूनिट्स तो आपने मतलब सवाल मैंने गिवन आप निकालोगे किस तरह, अब तो मुश्किल ही कोई नहीं है। y इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट निकालनी है 1000 प्लस 5 इंटू 2500, x की जगह पुट किया 2500 इंटू 5 12500 और टोटल कॉस्ट आपके पास आ जाएगी 13500, ठीक है। अब किसी भी एक्टिविटी लेवल पे आप वो एक्टिविटी लेवल पुट करो और टोटल कॉस्ट आप निकाल लोगे। एक दफ़ा मैं फिर से बता दूं कि सबसे पहले जो चीज़ निकालनी है वो है पहला स्टेप है कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जिसका फॉर्मूला ये मैंने लिखा हुआ कॉस्ट एट हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस कॉस्ट एट लोएस्ट एक्टिविटी डिवाइडेड बाय हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस लोएस्ट एक्टिविटी। दो एक्टिविटी लेवल चाहिए होती है, इसी वजह से मैंने आपको कहा मिनिमम दो आपके पास होनी चाहिए, और अगर दो से ज़्यादा है तो सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट एक्टिविटी उठानी है और उसके मुताबिक सवाल करना है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गया। उसके बाद आपने क्या किया, फिक्स कॉस्ट निकाली, वो आपने हाईएस्ट एक्टिविटी या लोएस्ट एक्टिविटी दोनों में से एक के मुताबिक करना है, मतलब दोनों तरीकों से नहीं करना, एक के मुताबिक आंसर आ गया एक का तो आपने एक पूरी इक्वेशन बना ली। अब जिस भी एक्टिविटी लेवल पे आपने टोटल कॉस्ट निकालनी है वो आपने पुट किया और आंसर निकाल लिया। ये था आपका हाइलो मेथड जो कि क्या कहते हैं पूरा हुआ। अच्छा, एक आधी एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा और क्लियर हो जाए। एक्टिविटी लेवल और कॉस्ट, ठीक है। अब कौन सी एक्टिविटी उठाऊंगा, एक लोएस्ट और एक हाईएस्ट। मैंने बी निकालना है, बी इज इक्वल टू कॉस्ट एट हाईएस्ट एक्टिविटी। कॉस्ट क्या हाईएस्ट एक्टिविटी में मेरी 1,07,000 माइनस कॉस्ट एट लोएस्ट एक्टिविटी 1,00,000 डिवाइडेड बाय हाईएस्ट एक्टिविटी क्या 2500 और लोएस्ट एक्टिविटी क्या मेरे पास 1500। मैंने यहाँ लिखा 7000 डिवाइडेड बाय 1000, तो मेरे पास जो वेरिएबल कॉस्ट है वही $7 पर यूनिट। दूसरे स्टेप में मैंने ए निकालने के लिए पहले बी निकाला, अब ए निकालने के लिए मैंने कहा कि मैं ना लोएस्ट एक्टिविटी लूंगा। मैंने अपनी मर्जी से लोएस्ट एक्टिविटी ली, ठीक है। तो ए निकालने के लिए मैंने क्या पहले इक्वेशन लिखी y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की जगह मैं बी की जगह लिख दिया 7 और आगे x, ठीक है। अब लोएस्ट एक्टिविटी मैंने देखी तो लोएस्ट एक्टिविटी पे कॉस्ट है 1,00,000 इज इक्वल टू ए प्लस 7 इंटू 1500 इंटू 7 मेरे पास आ गया ए प्लस
10,500, ठीक है, और 1 लाख, ठीक है। अच्छा, A इज इक्वल टू 1 लाख माइनस 10,500, ये मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई, 89,500, ऐसा ही है। हाँ, अब ये मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, मतलब y इज इक्वल टू 89,500 प्लस 7x। अब कोई भी मैंने टोटल कॉस्ट निकालनी है, x की जगह उसकी वैल्यू पुट करूंगा और y निकाल लूंगा। तो कुछ इस तरह आपने हाई लॉ के सवाल करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।